वेलकम। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर सतीश खंडेलवा, इकोनॉमिक्स के। राइट, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो उसको जानने के पहले अपन ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है जिसका रिलेशन वेल्थ से होता है। वेल्थ मतलब धन से होता है। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा था, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। यहाँ पे वेल्थ से मतलब है कि एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको बहुत सारी जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको काम करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है। ठीक है। तो उस धन को कैसे कमाता है और कैसे खर्च करता है, इसी चीज की स्टडी की जाती है। वो सब्जेक्ट मैटर है हमारा इकोनॉमिक्स। हियर एंड अ डेफिनेशन इज गिवन। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकसेस ऑन द रैशनैलिटी or rational management of scarce resources in a manner such that our social welfare is maximized. Okay? It is a subject matter which is concerned with the economical management or rational management of the resources which are scarce, जिससे कि हम उसको खर्च करके या उसको यूज करके हमारा जो सेटिस्फेक्शन है या हमारा जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इकोनॉमिक्स इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि एक इंसान किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को खर्च करता है, जो कि अपने आप में क्या है, स्केयर है। स्केयर मतलब बहुत ही लिमिटेड है, और चूंकि आपकी वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है, तो वेन एवर यू हैव टू स्पेंड द मनी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रैशनल होना पड़ता है बिकॉज क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है जो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सके। ठीक है। तो जो भी वेल्थ आपके पास अवेलेबल होती है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं, दे आर लिमिटेड, वेयर एज योर वांट्स आर अनलिमिटेड, जिनको आप पूरा कर सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम। क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड, तो आपको रैशनल होना पड़ता है, आपको समझदारी से खर्च करना पड़ता है, जिससे कि आप अपनी प्राइम जरूरतों को पहले पूरा करें, और जो पोस्टपोन की जाती है उनको आप पोस्टपोन की जा सकती है, उनको आप आगे बढ़ा दें और फ्यूचर के लिए सोचें कि फ्यूचर में आप उनके लिए पैसा खर्च करेंगे। इस तरीके से आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि या ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरीके से खर्च करेंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके। इस चीज की स्टडी करता है या इस चीज पर आदमी किस तरीके से बिहेव करता है, इस चीज के बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। ओके, अब अपन आते हैं अगली चीज, कॉजेस फॉर इमरजेंस। क्या कारण है कि हमें इकोनॉमिक्स की पढ़ने की जरूरत पड़ी या इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट मैटर हमारे सामने पैदा। वी नो वेरी वेल कि हमारे पास तीन चीजें जो यहाँ पर आपको दिखाई है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है साधन जो हम यूज कर सकते हैं अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के। ठीक है, चाहे हमें कमाना हो चाहे खर्च करना, वी वांट रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास बहुत लिमिटेड होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, आपका दिल पता नहीं किन किन चीजों को यूज करने के लिए, किन किन चीजों पर खर्च करने के लिए करता है, लेकिन उन सब के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपके पास जो मनी है वो बहुत लिमिटेड है, जबकि आप यहाँ बैठे बैठे भी अमेरिका जाने के बारे में सोच सकते हैं या किसी और चीज के बारे में, कार खरीदने के बारे में, और लाखों की कार खरीदने के बारे में, प्लेन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप उन सब को फुलफिल कर सकते हैं, उन सब जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, या वो जो आपकी वॉन्ट्स है, वो जो आपकी सोच है, क्या आप उन सबको अचीव कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि आपके पास जो धन है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो ऐसे ही हर इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब होता है कि जितनी आपकी जरूरत है उससे कम आपके पास साधन होते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज स्कैरसिटी। और स्कैरसिटी के कारण अनलिमिटेड वॉन्ट्स को हम कभी भी पूरा एक साथ नहीं कर सकते। हमारी वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि जिनकी कोई सीमा नहीं है, और हम एक वॉन्ट को पूरा करते हैं और अगली 10 हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक कि जैसे हम खाना खाते हैं, थोड़ी देर बाद प्यास लग जाती है,
फिर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फिर हमें भूख लग जाती है, फिर हमें प्यास लग जाती है। ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक नई नई जरूरतें आपकी पैदा होती जाती है, ठीक है। लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। तो एट द सेम टाइम आप सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। आप सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, ये अपनी जगह है, लेकिन अगर आप चाहें तो उनको वन आफ्टर वन पूरा कर भी सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। अब जितनी भी आपकी जरूरत रहती है उनमें एक प्रायोरिटी रहती है, मतलब उनमें एक कॉम्पिटिशन होता है। कुछ जो होती है बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कुछ ऐसी होती है जिनको आप कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर ये डिसाइड करना या हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस जरूरत को हम पहली प्रायोरिटी में रखें और किसको हम बाद के लिए सोचें। तीसरी जो चीज है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप उनको अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब चीज एक है बट आप उनको अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास रुपए है, आप उसको पिक्चर देखने के ऊपर खर्च कर सकते हैं, आप उसको खाने के लिए खर्च कर सकते हैं, आप उसको कपड़े खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं, आप अपनी बुक्स खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं, जूते या चप्पल खरीदने के लिए भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा जो है वो लिमिटेड है और आपके सामने बहुत सारी जरूरतें हैं जिनको आप सभी पर आप अपने रिसोर्सेज को खर्च कर सकते हैं, मतलब उस रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज हो सकता है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे दूध है, आपके पास दूध से कई सारी चीजें बनाने के तरीके अवेलेबल हैं। आप दूध से चाय बना सकते हैं, दूध को डायरेक्ट पी सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, दूध से और बहुत सारी चीजें, मिठाइयाँ वगैरह भी आप बना सकते हैं। मतलब ये है कि आपका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होने के साथ साथ उसके अल्टरनेटिव यूज भी पॉसिबल है। तो बीइंग अ मैनेजमेंट पर्सन या बीइंग ए परफेक्ट पर्सन, रैशनल पर्सन, वी हैव टू डिसाइड कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हमें किस चीज के लिए खर्च करना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए। इस चीज की स्टडी हमें इकोनॉमिक्स करना सिखाता है कि हमें अपने खर्च किस तरीके से करने चाहिए। चलिए अगले हम आते हैं आगे, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मतलब इकोनॉमिक्स की स्टडी हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट हैज कम फ्रॉम वर्ड माइक्रो, माइक्रो यानी छोटा, ठीक है। और यहां पर भी मतलब वही है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर किसी चीज की स्टडी करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और स्मॉल यूनिट। जब हम पूरी इकोनॉमी की एक छोटी सी यूनिट की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं किसी चीज को जानने के लिए, तो वो कहलाती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। इसके जो स्टडी मैटर है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स आर थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड का मतलब होता है किसी चीज की डिमांड कब बढ़ती है और कब कम होती है, ठीक है। या फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई कि किस कंडीशन में किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है और किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं प्राइस थ्योरी कि किसी चीज की प्राइस क्यों बढ़ रही है और क्यों कम हो रही है, या प्राइस का डिटरमिनेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। या फिर प्रोडक्शन बिहेवियर कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो किस सोच को, किस बेस को लेकर, किस आधार को लेकर अपनी चीज का प्रोडक्शन करता है, कम करता है, ज्यादा करता है, बढ़ाता है या घटाता है। ये सारी स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जहां पे अलग अलग थ्योरीज बनी हुई है। उसके बाद हम आते हैं दूसरी तरफ, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये इसका जस्ट अपोजिट। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जब हम किसी चीज की स्टडी लार्ज स्केल पर करते हैं, नॉट इंडिविजुअल स्टेज पर, बल्कि लार्ज स्केल पर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो स्टडी। इट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज। इसमें ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो पूरी इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी किए जाते हैं, सिर्फ एक आदमी के या एक फैमिली के या एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस चीज की स्टडी की जाती है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब टोटलिटी में, ठीक है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो है टोटल डिमांड, नॉट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ पे पूरी मार्केट की डिमांड, पूरी कंट्री की डिमांड की बात कर रहे हैं, टोटल सप्लाई की बात कर रहे हैं,
नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि पूरी कंट्री के सारे लोगों की जो इनकम मिला के आती है वो कहलाती है नेशनल इनकम। एंड जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है यहाँ पे किसी इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि टोटलिटी में सारी चीजों की जो प्राइसेस हैं वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। इस चीज की स्टडी की जाती है और यहाँ पर ये जानने की कोशिश की जाती है कि व्हाई दिस हैपेंस और इसके क्या इंपैक्ट होंगे और इसके क्या कारण हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में, जो कि माइक्रो और मैक्रो के रूप में अपन ने जानी थी। तो वहां पर हमें ये दिखाई देता है कि माइक्रो और मैक्रो दो सेपरेट ब्रांचेस हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल रहता है कि कहाँ माइक्रो है और कहाँ मैक्रो है। जो चीज हम माइक्रो में देख रहे हैं वही चीज कई बार मैक्रो बन जाती है, जो चीज हम मैक्रो में देख रहे हैं वही चीज माइक्रो में बन जाती है। जैसे अगर हम हमारे स्कूल के मतलब आर के डागा के किसी चीज के बारे में स्टडी करें तो इंदौर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या कहलाएगा, हमारा माइक्रो कहलाएगा। लेकिन अगर हम आर के डागा के सारे स्टूडेंट्स को देखें और उसमें से किसी एक बच्चे की स्टडी करें तो वो कहलाएगा माइक्रो, और पूरा आर के डागा क्या बन जाएगा, मैक्रो बन जाएगा। इस तरीके से इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है कि कहां पर माइक्रो स्टडी है और कहां पर ये मैक्रो स्टडी। दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं, मतलब इंडिपेंडेंट भी हैं लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं भी है। तो यहां पर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दैट इज इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द टू। माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है और मैक्रो माइक्रो के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो पहला यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो। माइक्रो जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर कैसे डिपेंडेंट है। तो यहां पर जो सबसे पहला एक लॉ है हमारा इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इस चीज को बताता है कि जब किसी चीज की प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसमें कई एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज की अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को जानने के लिए कि एक इंडिविजुअल बंदा प्राइस बढ़ने पर किस तरीके से बिहेव करेगा या किस तरीके से उसकी डिमांड पर इफेक्ट आएगा, इस चीज की स्टडी करने के लिए हमने बहुत सारे लोगों की ग्रुप स्टडी की। मतलब मैक्रो लेवल पर जब स्टडी की गई तो हमने ये पाया कि जब जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, और जब जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो वहीं से ये कंक्लूजन निकला कि इंडिविजुअल सिचुएशन में ये होगा कि जब किसी चीज की प्राइस कम होगी तो एक्स या वाई या जेड की तरफ से उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर जब हमने बहुत सारे लोगों की स्टडी की तब जाके ये कंक्लूजन निकलता है कि इंडिविजुअल पर ये लॉ इस तरीके से एप्लीकेबल होगा। उसके बाद अगला है प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। एक इंडिविजुअल जो कमोडिटी होती है वो अपने आप में प्राइस उसकी इफेक्ट नहीं होती है, बल्कि टोटलिटी में पूरी मार्केट में या पूरी इकोनॉमी में जो सारी चीजें हैं उनकी प्राइस जिस डायरेक्शन में जाती है तो एक इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस भी उसी डायरेक्शन में जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बाकी सारी चीजों की प्राइस बढ़ रही है और किसी पर्टिकुलर चीज की प्राइस नॉर्मल कंडीशन में भी कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर इंडिविजुअल की जो प्राइस है दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ द जनरल कमोडिटीज। मतलब जनरल प्राइस लेवल जिस डायरेक्शन में जाता है इंडिविजुअल की प्राइस भी उसी डायरेक्शन में जाती है। तो यहां पर जनरल की स्टडी करके हम इंडिविजुअल पर कंक्लूजन निकाल रहे हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पर है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पर माइक्रो का इफेक्ट कैसे आता है। तो यहां पर नेशनल इनकम के बारे में जो बात करते हैं, नेशनल इनकम का मतलब टोटलिटी में पूरी कंट्री की इनकम या सारे लोगों की टोटल इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम में अगर हम देखें तो दैट इज सम ऑफ टोटल ऑफ इंडिविजुअल इनकम्स। मतलब ये कि जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं या इंडिविजुअल पर्सन हैं उनकी ही जो
इनकम है उसको अगर हम टोटल कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम जो है वो कैसे बन रही है आपकी इंडिविजुअल, मतलब माइक्रो को जोड़ के क्या बन गया, मैक्रो में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बट व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड? सिंपली एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से माइक्रो से मैक्रो और मैक्रो से माइक्रो के जो लॉज हैं वो डेरिवेट किए गए हैं। अब हम आते हैं आगे की चीज, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? लिखा हुआ है इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक तरीका है, एक सिस्टम है जो कि वहां पर रहने वाले, मतलब इकोनॉमी में रहने वाले जो लोग हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उनको मींस टू वर्क प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने खाने रहने के लिए व्यवस्थाएं कर सकें, कमा सकें। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड मींस टू पीपल टू अर्निंग लिविंग। ठीक है, कि वहां पर रहने वाले लोगों को वो साधन उपलब्ध करवाता है, मीन्स उपलब्ध करवाता है ताकि वो अपने रहने की, खाने की और जिंदा रहने की व्यवस्थाएं कर सकें। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि इकोनॉमी कितने टाइप की। तो जनरली इकोनॉमी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, दूसरी होती है हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी जिसको हम कंट्रोल इकोनॉमी भी कहते हैं, और तीसरी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट, मतलब हर चीज फ्री है, हर चीज प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से जो चीज चाहेगा वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब दे आर फ्री टू प्रोड्यूस एवरीथिंग व्हाट दे वांट। And on the other hand, customers are also free to choose anything which they want. यहाँ पर किसी के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। Everything is controlled and held by the private sector. इसके जस्ट अपोजिट हम जाते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी है जहां पे सारे रिसोर्सेज जो भी होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, होल्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। हर चीज जो होती है वो सरकारी होती है अपने। ठीक है, आप यहाँ पर आम पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर के पास ना कोई असेट होती है, ना कोई प्रॉपर्टी होती है, कुछ नहीं होता है। जस्ट दे हैव टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो देगी, जिसके हिसाब से काम करवाएगी, उतना वो आपको पेमेंट करेगी और आपको साधन उपलब्ध कराएगी आपके जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और तीसरी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। मतलब यह है कि जितने रिसोर्सेज हैं, पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर हेल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द अदर पार्ट इज कंट्रोल्ड एंड होल्ड बाय द गवर्नमेंट। जहां पे सरकार भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलकर साथ साथ काम कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर टू सर्टेन एक्सटेंट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है मार्केट को, मतलब प्राइवेट सेक्टर को। जहां पर भी पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है वहां पर गवर्नमेंट जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब ये कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आम पब्लिक का अगर एक्सप्लॉयटेशन करता है तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसको रोकने का काम करती है। इस तरीके से 3 तरह की इकोनॉमी होती है। अब हम आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में होता है कि कुछ प्रोडक्शन करना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो कंज्यूम की जाती है। मतलब ये है कि कोई भी चीज बनती है, बढ़ती है और कंज्यूम कर ली जाती है। तो इसी बनने और डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के बीच में जो चीजें होती हैं वो होते हैं हमारे रिसोर्सेज। चूंकि हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज हमारे पास जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूम करना है, प्रोडक्शन के लिए यूज करना है, तो वहां पर हर इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम सभी के सामने आती है।
तो every economy face these three problems that is known as what to produce, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। हर एक को अनलिमिटेड चीजें, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय अस। तो वी हैव टू डिसाइड कि हमारी इकोनॉमी में हमें क्या चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए। जनरल कंडीशन में अगर हम ये कहें कि आइदर वी कैन प्रोड्यूस गन्स और वी कैन प्रोड्यूस ब्रेड, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे यहाँ के लोगों के जनरल वेलफेयर के लिए, मैक्सिमम वेलफेयर के लिए क्या चीज बेटर हो सकती है जिससे हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि यहाँ पे हमें टेक्निक का यूज करना है कि जब हम हमारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर की जरूरत भी होती है, मशीन्स की जरूरत भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस टेक्निक से प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो और हम हमारे रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो देयर आर टू वेज, टू मेथड्स, टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मोर इन्वेस्टमेंट लेस लेबर कॉन्ट्रीब्यूशन, और लेबर इंटेंसिव का मतलब मोर रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर लेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। मशीनरी का यूज कम किया जाता है। इंडिया जैसे कंट्री जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां पे हर आदमी को हमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना है, तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव के बजाय हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए। जबकि जापान जैसी कंट्री जहां पे कंपैरेटिवली लेबर फोर्स कम है, वहां पर उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, मशीनरी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, तो वो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और वो अपने यहाँ के इकोनॉमी को ज्यादा डेवलप कर सके। और तीसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो कुछ प्रोड्यूस किया जाता है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब कस्टमर्स के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, तो विच टाइप ऑफ कस्टमर्स आर अवेलेबल, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिमांड उस तो हमें क्या और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए इसका डिसीजन करना चाहिए। तो यहां पर रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसके प्रोडक्शन से आप, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। तो इस तरीके से हमारी हर इकोनॉमी में ये तीन तरह की सेटल प्रॉब्लम्स होती हैं विच आर फेस्ड बाय ईच एंड एवरी इकोनॉमी, जिसमें उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? Whenever you take decisions, डिसीजन की बात तब आती है जब आपके पास कई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। मतलब ये कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उन सारे ऑप्शंस में से आपको किसी एक को चूज करना होता है, सारे ऑप्शंस आप चूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है दैट यू सिलेक्ट फाइनली, और उसके जो नेक्स्ट बेस्ट होता है उसको आपको छोड़ना पड़ता है, बाकी सारे छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो बेस्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके पहले जो नेक्स्ट बेस्ट होता है वो कहलाता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उससे जस्ट पहले वाली जो बेस्ट अल्टरनेटिव थी वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, छोड़ना पड़ा। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड। जब आप कोई सिलेक्शन करते हैं, किसी चीज को फाइनलाइज करते हैं, चूज करते हैं, तो कोई ना कोई चीज आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो जिस चीज को आपने सेक्रीफाइस किया वो कहलाती है आपके लिए आपके सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आज हम दूसरी चीज और पढ़ रहे हैं दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हर इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट होता है या जो टेक्नोलॉजी होती है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड, ठीक है। उस टेक्नोलॉजी और साथ में रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, वैसे तो हम अनलिमिटेड चीजों का प्रोडक्शन करते हैं और कर सकते हैं, ठीक है, बट पीपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि एक इकोनॉमी सिर्फ दो ही चीजें प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उससे सिर्फ हम दो ही तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, दो ही तरह की चीजें प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, पीपीएफ या पीपीसी इसको कहा जा सकता है। पीपीएफ refers to graphical representation of possible combinations of
two goods that can be produced with the given resources and technology in an economy. हमारी इकोनॉमी में जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज करते हुए हम दो जो गुड्स हैं उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी साइमल्टेनियसली मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस मिला के जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो ये कहलाता है हमारा पीपीएफ या पीपीसी। चूंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, अगर हम उसमें दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियस है कि अगर हम एक की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरे की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा कम होता है, फिर बढ़ाते हैं तो फिर कम होता है, फिर बढ़ाते हैं तो फिर कम होता है, तो एक को बढ़ाते जाते हैं तो दूसरा कम होता जाता है। इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं। तो हम हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर उन सबको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहाँ पे हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पिक्चर मैंने आपको बनाया हुआ है रफली, ठीक है। यहाँ पे हम गुड एक्स या गुड वाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि यहाँ पे है 0, अगर हम एक्स की एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हम मैक्सिमम y की कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं ये आपको दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर y की कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो हम x की कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब जैसे जैसे हम x की यूनिट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो y की यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस तरीके से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उन सारे कॉम्बिनेशंस को जब हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो ये इस तरीके से एक कर्व बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट। अब हम आते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व की कुछ अजम्पशंस होती है, मान्यताएं होती है जिनको हम अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा होगा। सबसे पहला रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसको दूसरे या तीसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ये कि मैं अगर एक्स कमोडिटी बना सकता हूं तो उन्हीं रिसोर्सेज से मैं वाई कमोडिटी भी बना सकता हूं। तो पहला हमारा अजम्पशन है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। जो आपके रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं और रिसोर्स को आप एक यूज के बजाय दूसरे यूज में भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियस है कि जो जमीन गेहूं की खेती के लिए ज्यादा उपयोगी है वो चावल की खेती के लिए उपयोगी उतनी नहीं। ऑफ कोर्स कि वहां पर चावल उगाया जा सकता है लेकिन वो इतनी इफिशिएंट नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे कैन प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स बट दे आर नॉट इक्वली इफिशिएंट। हर जगह या हर यूनिट उतना ही काम प्रोड्यूस करके नहीं देगी जितना कि वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूजफुल। तीसरा, विद द गिवन रिसोर्सेज ओनली टू टाइप्स ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनसे सिर्फ दो ही तरह के गुड्स बना सकते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम बहुत सारे गुड्स बना सकते हैं, बहुत तरीके के गुड्स बना सकते हैं, लेकिन पीपीएफ को सिंप्लीफाई करके समझने के लिए यह अजम्पशन किया गया है कि हम इकोनॉमी में सिर्फ दो ही तरह के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आप अंडर यूटिलाइज नहीं करेंगे बल्कि उनका पूरा पूरा उपयोग करेंगे। कोई भी रिसोर्स आपका अनयूटिलाइज्ड नहीं रहेगा। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी फिक्स है, ना कोई उसमें एडवांसमेंट है ना ही कोई एडवांसमेंट है, ठीक है। इसके बाद हम अगली चीज आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। सबसे पहला पीपीसी या पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका लेफ्ट साइड है, यहां से ये नीचे की तरफ राउंड ले रहा है, ये राइट साइड में नीचे की तरफ आ रहा है। पीपीसी इज कॉनकेव शेप। ये जो आपका कर्व बनेगा ये कॉनकेव हो,
मतलब ये इस शेप में होगा, इसके अलावा कोई शेप इसका नहीं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसका जो कारण है वो ये है कि आपकी इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, लेट मी एक्सप्लेन, वो आपको मैं जस्ट अभी बताता हूं। उसके पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। एन इकोनॉमी कैन ऑपरेट ऑन द पॉइंट ऑन पीपीएफ और इनसाइड द पीपीएफ बट नॉट आउटसाइड द पीपीएफ। जो इकोनॉमी है अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में विद द टेक्नोलॉजी जो काम कर सकती है, वो इस पीपीएफ पर जितने पॉइंट हैं या तो उन पर काम कर सकती है, इसके अंदर काम कर सकती है, लेकिन बियॉन्ड दिस हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बनाया हुआ है वहां के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर हम हमारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब हमारा कोई भी रिसोर्स आइडल नहीं है। तो सिंपल सी चीज है कि बियॉन्ड दिस वी कांट गो एट ऑल। लेकिन यहाँ पे इनर साइड में कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए हैं, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्क करने का मतलब ये है कि हम हमारे रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर अंडर यूटिलाइज्ड। क्लियर? ये थी हमारी इसकी प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो दैट इज सिंपली नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड ऑफ ए कमोडिटी टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक गुड्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोड्यूस ना करते हुए अगर आप दूसरी किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसकी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले वाले प्रोडक्ट कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आप सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब उनका कितना नुकसान आपको होता है, वो कहलाती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी यू हैव टू सैक्रिफाइस, तो वो कहलाती है आपके लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि ये यहां जो मैंने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब ये है कि जब आप एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम करते हुए दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को जब बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। उसका जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि सबसे पहले जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने सारी जितनी भी हमारे रिसोर्सेज है वो किसी एक कमोडिटी के लिए लगा रखे। अब अगर हम दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो पहले वाले प्रोडक्ट से कुछ रिसोर्सेज हमें दूसरे वाले प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो हम यहां पर उन रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे जो पहली वाली हमारी कमोडिटी है उसके लिए कम एफिशिएंट है, ठीक है, तो हम उनको वहां पर शिफ्ट करेंगे। अब उसके बाद अगर हम दूसरी वाली की और यूनिट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें पहली वाली से और रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो अब ये होगा कि हमें ज्यादा एफिशिएंट रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ेंगे, मतलब इधर से हम ज्यादा एफिशिएंट रिसोर्सेज इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन जो है वो तेजी से कम होगा, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। इस तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आपको और ज्यादा, मतलब पिछले लेवल से भी ज्यादा यूनिट्स आपको पहले वाले प्रोडक्ट की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। पीपीएफ, अब मैं आपको आगे उसमें बता रहा हूं कि चेंज इन पीपीएफ, क्या पीपीएफ चेंज हो सकता है? पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या चेंज हो सकता है? यस, वो चेंज हो सकता है अगर ये सिचुएशंस पैदा होती हैं। तो पीपीएफ कैन चेंज इफ देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज एंड और टेक्नोलॉजी। अगर हमारे रिसोर्सेज बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या दोनों ही चेंज हो जाते हैं, तो जो पीपीएफ है वो चेंज हो जाता है। पीपीएफ दो डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड, ठीक है। दोनों के अपने अपने केसेस हैं, दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, ठीक है,
तो पीपीएफ जो है वो अपने ओरिजिनल प्लेस से राइट वर्ड शिफ्ट होता है, और अगर टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन आ जाता है या रिसोर्सेज हमारे कम हो जाते हैं तो जो पीपीएफ है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। ओके, सपोज करो कि अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पर किसी एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है जिसके कारण रिसोर्सेज हमारे काफी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फॉर द टाइम बिंग हमारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं जिसके कारण हमारा पीपीएफ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर लेते हैं, अपग्रेडेशन कर लेते हैं, मतलब ये कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है, तो हमारा जो पीपीएफ है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पर दो पिक्चर्स यहाँ पे बनाए हुए आपके सामने, वो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे और कब लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड किस तरीके से शिफ्ट होता है। पहले जो पिक्चर बना हुआ है ये हमारा ओरिजिनल पीपीएफ है। ओरिजिनल पीपीएफ कमोडिटी ए और कमोडिटी बी के लिए जो हमारी ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम कोई भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब सपोज करें कि हमारी या तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कोई तूफान आ जाता है, इस तरह की कोई भी जो नेचुरल कैलेमिटी है वो हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण फॉर द टाइमिंग हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, डंप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसके कारण हमारा जो पीपीएफ है वो शिफ्ट होके इस तरफ आ जाता है, क्योंकि अब हम कम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो अब हमारा जो पीपीएफ है, नया पीपीएफ, वो लेफ्ट में शिफ्ट होके, और ये हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, दूसरा जो आपके सामने बना हुआ है कर्व, इसमें राइट वर्ड शिफ्ट है ये। जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या फिर अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी हो जाता है, सपोज करें कि हमें ऑयल वेल्स मिल जाते हैं, मतलब ये कि नेचुरल तेल के कुएं इंडिया में मिल जाते हैं, गैस के भंडार हमें नए मिल जाते हैं, या फिर मिनरल्स के नए भंडार हमें मिल जाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। या फिर हम कहीं से टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी कहीं से हायर करते हैं और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो हमारा ओरिजिनल पीपीएफ था वो उठ के राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पहले हम टोटल प्रोडक्शन कम कर पाते थे, अब वही प्रोडक्शन हम ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अब एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन इन पीपीएफ। रोटेशन इन पीपीएफ का मतलब होता है कि ओरिजिनल लाइन से किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या तो बढ़ेगा या कम होगा, जबकि दूसरे का अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा। यहां पर रोटेशन दिस हैपेंस व्हेन there is change in production capacity with respect to any one commodity। जो हमारी दो कमोडिटी है उनमें से सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही कमोडिटी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या तो बढ़ गई है या कम हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन इन पीपीएफ। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दो पिक्चर बने हुए। ठीक है, पहला पिक्चर है जहां पे हम ए का प्रोडक्शन इधर कर रहे हैं, बी का प्रोडक्शन हम यहां कर रहे हैं। ओरिजिनल लाइन हमारी जो है वो ये वाली है, सेंटर में जो लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब यहां पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है या रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी प्रोडक्शन के लिए बढ़े हैं, ए के लिए कोई चेंज नहीं है। तो ए अपनी जगह कांस्टेंट है, जबकि बी का प्रोडक्शन अगर बढ़ गए हमारे रिसोर्सेज तो वो इस तरफ जाएगा, और अब आप देखें बी का प्रोडक्शन जो पहले यहां हो रहा था वो अब यहां होगा, जबकि ए का प्रोडक्शन वही। ठीक है, अगर हमारे रिसोर्सेज कम हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ बी, तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो बी का अब कम हो जाएगा, जबकि ए का प्रोडक्शन वहीं पर रहेगा। मतलब ए की जो लाइन है वो वही की वही है, बी का प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया है, कम हो गया। सेम चीज हम यहां पे ले रहे हैं, यहां पर भी वही चीज है, लेकिन यहां पे हमारी जो कैपेसिटी चेंज हो रही है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेंज हो रही है। मतलब ए के लिए रिसोर्सेज या तो हमारे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है वो सिर्फ ए के प्रोडक्शन के लिए ही है, बी के प्रोडक्शन के लिए नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं कि बी का जो पॉइंट है वो वहीं की वहीं है, लेकिन यहां से आप जब देखते हैं तो ए का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है और यहां पर वो कम हो गया है। इस तरीके से बी का प्रोडक्शन अपनी जगह कांस्टेंट है, लेकिन ए का जो ग्राफ है वो अपने प्लेस से चेंज हो गया, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मतलब राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन इन पीपीएफ। ओके, अब एक और चीज हमारे सामने उठती है, क्या
कोई पीपीएफ कर्व जो है वो स्ट्रेट हो सकता है। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ में वो था कि पीपीएफ जो कर्व होता है वो हमेशा कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉनकेव होने का लॉजिक भी दिया था। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कोई पीपीएफ कर्व स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है उसके बारे में, जैसे पीपीएफ वो आपका इस तरीके से है, क्या कोई पीपीएफ कर्व ऐसा हो सकता है? तो आंसर अगर आप कहेंगे तो ये कि यस हो सकता है। वो कब होगा? जब हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इक्वली इफिशिएंट है। हमारे जो रिसोर्सेज दोनों प्रोडक्शन के लिए इक्वली इफिशिएंट हैं। अगर मैं इससे उठा के इस पर ले जाता हूं तो मैं जितना यहां पर सेक्रीफाइस करता हूं उतना ही यहां पर गेन करता हूं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, बट चूंकि हमारा अजम्पशन है, हम ये मान के चलते हैं या ये माना गया है कि जब भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग होती है। और अगर वो इंक्रीजिंग होगी तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन तभी बन सकता है जब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो और एक और क्वेश्चन है कि क्या ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स हो सकता है इस तरीके से? ओके, क्या ये इस तरीके से हो सकता है? तो फिर से आंसर वही है कि ये कॉन्केव हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि अगर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग के बजाय डिक्रीजिंग होगी। मतलब ये है कि हम एक यूनिट को गेन करने के लिए हर एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए कम और कम, लेस एंड लेस यूनिट्स को अगर सेक्रीफाइस करेंगे तो ये कॉनकेव होने के बजाय कॉन्वेक्स बनेगा, जो कि हमारे अजम्पशन के अपोज में जा रहा है। हमारे जो अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज सही नहीं हो सकती है। इसलिए इन जनरल हम जो कह रहे हैं वो ये है कि पीपीएफ कर्व जो है वो हमेशा कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज पीपीएफ और पीपीसी, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ क्वेश्चन। Can a PPC be a straight line or convex? Right? Straight line means equal MOC. So therefore, answer is yes. A PPC or PPF can be straight line, but the problem is that PPC only can be straight line when the MOC is equal. Means every unit. To get every extra unit, we have to sacrifice the same number of units of another product. Okay, and the other question is, can a PPC can be convex? So yes, here also the answer is yes. But again, if the PPC can be convex if here is convex if MRT is decreasing. अगर MRT डिक्रीज होता जाएगा, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर MOC फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, इफ इट इज गोइंग टू डिक्रीज देन इट मे बी कॉन्वेक्स। बट द फाइनल आंसर इज दिस, द बोथ दीज टू कंडीशंस कैन नॉट बी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ it must be noted that both the above situations would not arise because of MRT is always increasing. Because of MRT always increase होती है, इसलिए ये दोनों सिचुएशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकली इट मे बी, बट प्रैक्टिकली इट मे नॉट बी और इट कैन नॉट बी। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर कैलकुलेटिंग द MRT और MOC। ठीक है, तो सी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग MRT इज नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड of the product to get number of units gained. Okay, एक एक्स्ट्रा यूनिट को गेन करने के लिए किसी प्रोडक्ट की हमें दूसरे प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने पर हमें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसके बदले में कितना गेन मिलता है। Okay, so this is the simple formula, number of units sacrificed and upon में number of units gained. Here
there are two types of goods, goods X and good Y. The number of units we are producing, first 0. At this time, we are producing 200 units of Y. Then, if we produce 10 units of X, then we have to sacrifice 20 units of Y. It means we can produce only 180 units of Y. To get more 10 units of X, we have to sacrifice 40 units of Y. Then to get additional 10 units of X, then we have to sacrifice 60 units of Y, and then to get 40 units of X, we have to sacrifice all the remaining 80 units of Y. Okay, MRT फॉर्मूले में जब आप डालते हैं इसको, तो यहाँ पे रेशियो फर्स्ट पे कुछ भी नहीं होता है, सेकंड में to get 20 units we are going to sacrifice and 10 units we are getting. Okay, तो यहां पर आ रहा है 2 means to get 1 extra units, 1 unit of Y, we have to sacrifice 2 units of X. In the next, here the ratio is 4. It means to get 1 unit of Y more, we have to sacrifice 4 units of X. In the same direction, we are going to see. We are seeing here 2, 4, 6 and 8. Every time our sacrifice is increasing. Okay, so it is called marginal rate of transformation is going to increase one after one, one after one. Okay, now this is a question which you have to solve yourself. You have to do at your home. Question is calculate MOC. MOC or MRT almost same thing है. MOC of commodity X for the given question. Here the number of units of X and number of units of Y. If we produce 0 unit of X, we can produce 20 units of Y. If we produce 1 unit of X, we can produce 18 units, then 2, then 1, then इस तरीके से आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं. अब आपको कैलकुलेट करना है. MRT और MOC में सिंपली जो होती है चीज वो आपको बता रहा हूं कि MRT में हम साइड बाय साइड इसमें एक रेशियो लिखते जाते हैं, ये इस तरीके से, तो ये कहलाता है MRT. ओके, और अगर हम इसको हटा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं MOC, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है. नाउ ये यहां पर ऊपर वाले क्वेश्चन का ग्राफ बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन और ये कॉन्केव. पॉसिबल स्ट्रेट लाइन PPC प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल और कॉन्वेक्स PPC ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल. ओके, तो नाउ द चैप्टर इज ओवर. वी विल do the next